हेलो, मैं डॉक्टर अविनाश इग्नेशियस, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड एचओडी ऑफ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट एट नोबल हॉस्पिटल। तो आज मैं आप लोगों से थोड़ी किडनी के बारे में बातें करने वाला हूँ। तो काफ़ी लोगों को काफ़ी डाउट्स रहते हैं किडनी के बारे में, या पूरी जानकारी नहीं रहती है जब तक कोई आसपास का कोई किडनी की बीमारी का शिकार ना हो। तो पहली चीज़ है, किडनी काम क्या करती है या किडनी होती कितनी है। तो ज़्यादातर लोगों को मालूम है 2 किडनी होती हैं, लेकिन हर इंसान के पास 2 किडनी नहीं होती हैं। 200-300 लोगों में कोई एक बाय बर्थ एक ही किडनी के साथ होता है, और कई बार पूरी ज़िंदगी उनको मालूम भी नहीं पड़ता है कि एक ही किडनी है। 60-70 साल में कोई अल्ट्रासाउंड करता है तो एक किडनी दिखती है। तो इसका मतलब ये है कि एक किडनी हम लोगों के लिए काफ़ी रहती है हेल्दी रहने के लिए। बट नेचर ने हमें 2 किडनी दिए हैं कि काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हों, कुछ भी बॉडी पे स्ट्रेस पड़े तो बॉडी उसको हैंडल कर सकती है। तो नॉर्मली लोगों के पास 2 किडनी होती हैं। दोनों किडनी लगभग हमारी मुट्ठी के साइज़ के बराबर होती हैं। तो जिसका वज़न ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, तो उनकी किडनी थोड़ी बड़ी होती है। जिनका हाइट कम है, उनकी किडनी थोड़ी छोटी हो सकती है। अभी किडनी काम क्या करती है? अभी सब इतना तो जानते हैं कि किडनी एक फ़िल्टर है और ब्लड को फ़िल्टर करती है। बट ये किडनी का एक अहम भाग है, लेकिन किडनी बहुत सारे दूसरे काम भी करती है। जैसे किडनी का काम है बाकी बैलेंस मेंटेन करना। अभी जैसे पानी का बैलेंस, किसी टाइम हम लोग उपवास करते हैं तो पानी बहुत कम कर पीते हैं, तो उस समय किडनी पानी रोक के रखती है। कभी हम लोग किसी पार्टी में या किसी कारण से ज़्यादा पानी पीते हैं तो किडनी उस पानी को बाहर निकालती है, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी का 1% से ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। दूसरा किडनी का काम होता है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करना। कभी नमक ज़्यादा खा लिया, कभी नमक कम खाया, लेकिन बॉडी के अंदर जो सोडियम का कंटेंट है उसको बैलेंस रखता है। तो सोडियम का कंटेंट बैलेंस करना। अगर सोडियम कंटेंट बैलेंस नहीं होगा तो फिर सोडियम अंदर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, पानी रिटेन होगा, बीपी बढ़ सकता है। बाकी और छोटे छोटे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। तो ये सब भी हमारी जो किडनी है इसका बैलेंस मेंटेन करती है। दूसरा, जब हमारे बॉडी या हमारे शरीर के सेल्स काम करते हैं तो इसके अंदर एसिड जनरेट होता है। अभी एसिड अगर हमारे बॉडी में रहेगा तो ये एसिड हमारी बॉडी को नुकसान देगा और प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे। तो इस एसिड को भी हमारी किडनी फिल्टर करती है, प्रोसेस करती है, ताकि बॉडी के अंदर एसिड लेवल ना बढ़े। और फिर हमारे किडनी कुछ हार्मोन्स बनाती है, जैसे विटामिन डी को एक्टिवेट होना पड़ता है। हालांकि विटामिन डी धूप से स्किन के अंदर तैयार होती है, उसके बाद उसको एक्टिवेट होने के लिए किडनी के थ्रू जाना पड़ता है। तो अगर किडनी कमज़ोर हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, हड्डियों की बीमारी बढ़ जाती हैं, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोएटिन। ये हार्मोन का काम होता है कि हमारी जो हड्डी के अंदर बोन मैरो है, जहाँ खून बनता है, उससे जाके सिग्नल करने के लिए। अब जब किडनी कमज़ोर हो जाती है तो ये हार्मोन का लेवल भी कम हो जाता है और इसके कारण ब्लड की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो कई बार किडनी के पेशेंट्स का आप देखोगे हीमोग्लोबिन कम रहेगा, तो हमें ये हार्मोन फिर हमें बाहर से इंजेक्शन के द्वारा कुछ पेशेंट्स को देना पड़ता है। तो इसके बाद सवाल आता है कि किडनी की बीमारी के लक्षण क्या हैं, हम लोग कैसे जल्दी पकड़ सकते हैं। अब किडनी की बीमारी के लक्षण अनफॉर्चुनेटली शुरुआत के स्टेज में ना के बराबर होते हैं, या ऐसे होते हैं जो इतने माइल्ड होते हैं कि लोगों को लगता है कि शायद कुछ थकान है, कुछ एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कोई ऐसी दिक्कत है। और तो हल्के फुल्के सिम्टम्स हो सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है कि अगर किसी को किडनी की बीमारी स्टार्ट हो रही है तो उनको रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। तो ये एक सबसे पहला सिम्टम है जहाँ एक्चुअली यूरिन बढ़ता है, बाद में यूरिन कम होता है और बाकी तकलीफें आती हैं। तो किसी को अगर बार बार रात में यूरिन के लिए उठना पड़ रहा है, 1-2 बार उठना पड़ रहा है, तो एक डाउट हमेशा क्लियर करना चाहिए कि किडनी में कोई वीकनेस तो नहीं है। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को बार बार यूरिन हो रहा है तो वो किडनी की बीमारी से हो। किसी को शुगर ज़्यादा हो, कंट्रोल में हो, उसके कारण हो सकता है। किसी का प्रोस्टेट बड़ा हो तो उसके कारण हो सकता है, या किसी को यूरिन में इन्फेक्शन है तो उसके कारण हो सकता है। और कभी कभी कुछ लोगों को आदत होती है रात में ज़्यादा पानी पी के सोने की, तो उस कारण से भी कोई कोई रात में उठ के यूरिन पास कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के उसे एनालाइज करना पड़ेगा। जब किडनी की बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो कुछ खास सिम्टम्स आने लगते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है सूजन आना। अब सूजन ज़्यादातर पहले पैरों में दिखाई देती है और कुछ लोगों में आँखों के चारों तरफ दिखती है। तो ये सूजन किडनी के फेलियर से भी आ सकती है, या किसी के किडनी में अगर प्रोटीन निकलने की बीमारी हो, जिसे हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, तो उससे ज़्यादा प्रोटीन निकलता है, ब्लड में एल्बुमिन कम होता है। हालांकि किडनी फंक्शन कई बार इन पेशेंट्स में क्रिएटिनिन नॉर्मल रहता है,
तो इनमें भी सूजन आ सकती है, तो इन्हें अलग तरीके से फिर हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है, किडनी के स्पेशल टेस्ट करने पड़ते हैं। तो ये सूजन आना एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। हालांकि सूजन दूसरी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो तो सूजन हो सकती है, कुछ लोगों को लिवर की प्रॉब्लम हो तो सूजन आ सकती है, और कुछ लोगों के मेडिसिन के कारण भी सूजन आ सकती है। और तीसरा है ये पेशाब कम होना। अब जब किडनी का फंक्शन काफ़ी कम हो जाता है, जनरली 25% के नीचे जब वो 15% वगैरह पहुंचने लगता है, तो जितना पानी हम लोग लेते हैं उतना पानी बाहर निकल नहीं पाता है, तो धीरे धीरे सूजन बढ़ने लगती है। ये सूजन पैरों से लेके ऊपर छाती तक आ जाती है, और फिर जब पानी छाती में भरने लगता है तो सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो सांस लेने में दिक्कत एक तो ये पानी जमा होने से हो सकता है, दूसरा जब जो ब्लड में एसिड का लेवल बढ़ता है, जो जैसे पहले मैंने बताया कि किडनी फेल में एसिड भी जमा होता है, इन दोनों चीज़ों से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसके बाद जैसे जैसे किडनी की बीमारी बढ़ती है तो अंदर टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं, तो टॉक्सिन्स बढ़ने से भूख कम हो जाती है, खाना देखते खाने की इच्छा नहीं होती है, और स्किन के अंदर जब ये टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो अलग खुजलियाँ होने लगती हैं, तो किसी को इचिंग हो रहा है, एपेटाइट नहीं है, भूख नहीं लग रही है, तो इन लोगों में भी कभी कभी किडनी का एक कारण हो सकता है। तो इसका टेस्ट करना, किडनी के ऊपर टेस्ट करना भी इन सिचुएशंस में ज़रूरी हो जाता है। और इसके बाद किसी का कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट पहली बार किसी कारण गिर के या कोई छोटी सी चोट लगी और हड्डी फ्रैक्चर हो गई और ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं, और वहाँ पे जब टेस्ट होता है तो मालूम पड़ता है कि उनकी किडनी काफ़ी डैमेज हो गई है। तो किडनी डैमेज कई बार इतना धीरे चलता है कि लेट स्टेज तक पता नहीं चलता है। इवन जब किडनी 90% डैमेज होगी उसके बाद अचानक मालूम पड़ता है कि अरे सब कुछ तो ठीक था, अचानक किडनी फेलियर कैसे हो गया। तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुल, अलर्ट, सतर्क रहना चाहिए किडनी की तरफ, क्योंकि ये बहुत साइलेंट बीमारी है, धीरे धीरे बढ़ती है, इसके लक्षण भी बहुत वेग होते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर किडनी में कुछ होगा तो हमें किडनी की जगह पे दर्द होगा, या कमर में या बैक में, लेकिन किडनी का दर्द केवल बहुत कम सिचुएशंस में होता है। 10% से कम किडनी बीमारियों में ऐसा होता है कि अगर किसी को किडनी स्टोन हो और वो स्टोन अगर किडनी से हिल के नीचे वाले रास्ते में ब्लॉक कर दे पेशाब को, तो उनको किडनी स्टोन के कारण पेन हो सकता है। या किसी के किडनी में कोई पस हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, कहीं ब्लॉकेज हो रही है, तो उनको पेन हो सकता है। नहीं तो बाकी जो किडनी की बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ रिलेटेड या हाई ब्लड प्रेशर रिलेटेड या किसी मेडिसिन से किडनी डैमेज हो रही है, तो इन सब चीज़ों में कोई सिम्टम्स नहीं होते, खासकर जो बीमारी बहुत धीरे धीरे कई महीनों सालों पे बनती है। तो अब सवाल ये आता है कि किडनी का अगर कुछ है या किडनी कोई बीमारी है तो उसको पकड़े कैसे। तो किडनी की बीमारी पकड़ने के लिए सबसे पहले हमें हमेशा सस्पिशियस रहना पड़ेगा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो नॉर्मली इवन अगर हम लोग हेल्दी हैं, हमें कोई और बीमारी नहीं है, फिर भी हमें साल में एक बार अपने शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच, और उसके साथ में 2 सिंपल टेस्ट होते हैं, यूरिन रूटीन और एक यूरिन प्रोटीन का टेस्ट। तो जो पेशाब की नॉर्मल जांच होती है उसमें एल्बुमिन या प्रोटीन का लेवल होता है। तो नॉर्मली ये नील होना चाहिए, कभी कुछ बुखार हो गया तो ट्रेस हो सकता है, बट अगर ये कंटिन्यूसली यूरिन में प्रोटीन आ रहा है या वो काफ़ी हाई लेवल में आ रहा है, जो रिपोर्ट में 1+, 2+ के हिसाब से आता है, या अगर किसी का क्रिएटिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब क्रिएटिन के साथ आजकल कई लैब्स देती हैं EGFR करके, तो EGFR एक्चुअली किडनी का फंक्शन ज़्यादा क्लियरली बताता है, क्योंकि जो क्रिएटिनिन है वो कंप्लीटली किडनी फंक्शन के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, साथ में इंसान का वज़न कितना है, इंसान की उम्र कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कोई इंसान है जिसकी उम्र ज़्यादा है, वज़न काफ़ी कम है, तो उनकी किडनी डैमेज होने के बाद भी क्रिएटिनिन रेंज के अंदर दिख सकती है। और कभी कभी जो इंसान है, जैसे बॉडी बिल्डर्स हैं, वो बहुत मसल्स होते हैं उनके, तो उनके मसल्स में से बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन बनता है, तो किडनी नॉर्मल होने के बावजूद उनका क्रिएटिनिन उनकी जो लैब की रेंज से थोड़ा बहुत बाहर भी रह सकता है। तो क्रिएटिनिन के साथ साथ पेशेंट को देखना उनकी मसल्स कैसी हैं, वज़न कैसा है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इनिशियल स्टेज में नहीं तो कई बार ऐसे पेशेंट जिनका रेंज में या अपर साइड ऑफ रेंज में नॉर्मल रहे, कभी कभी मिस हो सकते हैं। तो इस चीज़ का कई बार डॉक्टरों को ध्यान रख के प्लान करना पड़ता है। और तो यूरिन रूटीन और ये 2 टेस्ट हैं, हमेशा अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यह है कि किस किस को ये दोनों टेस्ट करनी चाहिए। अब किसी को अगर डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है तो डेफिनेटली उनको साल में एक बार यूरिन प्रोटीन और क्रिएटिनिन के साथ EGFR का टेस्ट करना चाहिए। और अगर किसी के फैमिली में किडनी की प्रॉब्लम रही हो,
किसी को पहले किडनी की कुछ बीमारी हुई हो, अगर किडनी स्टोन के प्रॉब्लम्स रहे हो, और कुछ लोगों को इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, रूमेटोइड आर्थराइटिस हो सकता है, एक सिस्टमिक लूपस SLE बोलते हैं, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इनसे भी किडनी पे इफेक्ट होता है और कभी कभी कुछ दवाइयों से किडनी के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए भी इन लोगों को रेगुलरली चेक करना चाहिए। और अगर आपकी उम्र 40 के ऊपर है, वज़न ज़्यादा है, तो भी हर साल किडनी के लिए ये जाँचें कर लेनी चाहिए। तो अभी कुछ लोगों में ऐसा होता है कि बहुत क्लियरली पता नहीं चलता है किडनी क्यों डैमेज हो रही है या किडनी में प्रोटीन क्यों निकल रहा है। तो वैसे पेशेंट्स में जब क्लियर नहीं रहता है तो हम लोग उससे आगे फिर एडवांस टेस्ट करते हैं। तो जब पेशेंट्स नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो हम बाकी ब्लड में कोई एंटीबॉडीज़ तो नहीं है जिससे किडनी में सूजन आ रही है, तो उन चीज़ों के लिए टेस्ट करते हैं। सोनोग्राफी में देखते हैं किडनी का साइज़ शेप कैसा है, कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर किडनी की साइज़ नॉर्मल है और उसमें प्रोटीन जा रहा है या किडनी क्यों ख़राब हो रही है उसका बाकी ब्लड टेस्ट में आंसर नहीं आ रहा है, तो एक स्पेशल टेस्ट होता है किडनी बायोप्सी। तब हम लोग किडनी की प्रॉब्लम जांच करने के लिए पेशेंट को एक दिन के लिए भर्ती करते हैं। उसमें हम लोग सोनोग्राफी में किडनी देखते हैं और उसमें से एक सुई से किडनी का एक छोटा सा धागे जैसा भाग लेके उसका टेस्ट करते हैं। अब ये बायोप्सी क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर आप एक किडनी को देखेंगे तो एक किडनी एक अकेली फिल्टर नहीं है। किडनी के अंदर लगभग 10 लाख फिल्टर होते हैं एक एवरेज इंसान की एक किडनी में, और हर एक जो फिल्टर है वो एक बाल के जितना साइज़ का होता है। तो इतना छोटा जो फिल्टर है वो किसी CT, MRI, PET स्कैन वगैरह में नहीं दिखता है कि उसमें क्या चल रहा है। तो उसे देखने के लिए हमें उसमें छोटे से थोड़े से टिश्यू के पार्ट लेके थोड़े से फिल्टर्स को स्पेशल माइक्रोस्कोप्स में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर टेस्ट करना पड़ता है। तो उससे हमें ज़्यादा क्लियर आंसर मिलता है कि क्या चल रहा है किडनी में, बीमारी कितनी एडवांस्ड है, दवाई का कितना फ़ायदा होगा, और कितना अगर ये जो आगे जाके किडनी कैसे इम्प्रूव होगी या नहीं होगी। तो ये हमें किडनी बायोप्सी जानकारी देती है। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं, जैसे लोगों को शंका होती है अगर किडनी की बीमारी हो गई है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ ट्रीटमेंट है नहीं है। तो किडनी में 2 तरह की बीमारियां होती हैं। तो एक तो होता है किडनी में जिसको हम बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट किडनी फेलियर। तो ये एक्यूट चीज़ जो है उसका मतलब ये कोई बीमारी जो बहुत छोटे टाइम में आई है, 1 दिन या 2 दिन या कुछ हफ्ते भर के अंदर। तो ये किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, कोई यूरिन में सेप्टिसीमिया हो गया या बॉडी में सेप्टिसीमिया हो गया, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, किसी को मलेरिया का इन्फेक्शन हो गया, या टाइफाइड से किडनी में सूजन आ गई, किसी को कोई मेडिकेशन से रिएक्शन हुआ। तो इन सब चीज़ों से जो किडनी अचानक बंद पड़ती है तो या कमज़ोर पड़ती है तो वो बहुत बार रिवर्स होती है, और कई बार ऑलमोस्ट 90-95% में ये किडनी ऑलमोस्ट नॉर्मल फंक्शन तक आ जाती है। दूसरी जो किडनी की प्रॉब्लम है जिसे हम बोलते हैं क्रॉनिक किडनी फेलियर या क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ये वो होती है जो धीरे धीरे सालों महीनों सालों के ऊपर धीरे धीरे बढ़ती है। और ये ज़्यादातर हम लोग डायबिटिक पेशेंट्स में, BP के पेशेंट्स में, या कोई जो बहुत ज़्यादा पेन किलर्स यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो रूटीन पेन किलर्स हम लोग को दुकान में मिल जाती हैं, तो आजकल बहुत लोग बॉडी पेन वगैरह के लिए अपने आप ही जाके पेन किलर की गोलियां लेते हैं। तो ये पेन किलर की कुछ गोलियां हैं जो कंटिन्यूसली विदाउट सुपरविजन, बिना टेस्टिंग के ली जाएँ तो किडनी को डैमेज कर सकती हैं। कई बार ये डैमेज परमानेंट भी होता है। किसी को स्टोन्स बार बार हो रहे हैं तो उससे किडनी डैमेज हो सकती है। तो इन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में जो है वो धीरे धीरे फिल्टर्स परमानेंटली डैमेज होकर चोकअप होने लगते हैं। तो इस सिचुएशन में ज़्यादातर जो किडनी का फंक्शन है वो रिवर्स नहीं होता है। कुछ हद तक दवाइयों से हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, डाइट में चेंज करके, लाइफस्टाइल में चेंज करके, वेट कंट्रोल करके, इन चीज़ों से किडनी के ऊपर लोड कम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो किडनी की बची हुई लाइफ है वो बढ़ेगी। कुछ मेडिसिन हैं जिससे अगर किडनी में कोई बायोप्सी में ऐसा कुछ दिखता है कि जिसमें किडनी में सूजन है तो दवाई से रिवर्स हो सकती है, तो उसके लिए हम दवाई दे के कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बट धीरे धीरे ये किडनी फंक्शन कम होती है, क्योंकि जो किडनी है उसकी फंक्शन एक बार 50% से कम हो जाती है तो वो किडनी बॉडी का सारा काम अपने ऊपर नहीं ले पाती, तो वो ओवरलोड में रहती है। तो जब ये किडनी ओवरलोड में रहती है, अभी जैसे अगर आप कोई टेम्पो के ऊपर ट्रक का सामान लोड कर देंगे तो वो टेम्पो कुछ टाइम तो चलेगी, लेकिन फिर उसका इंजन या सस्पेंशन सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह जब किडनी पार्शियली डैमेज हो जाती है तो वो धीरे धीरे ओवरवर्क के कारण कमज़ोर होने लगती है। तो उसके ऊपर से हमें ये लोड कम करना पड़ता है। कैसे कम करते हैं? शुगर कंट्रोल करके, BP अच्छा कंट्रोल कर ऐसे मेडिसिन यूज़ करके जो किडनी के लिए हेल्पफुल हैं। लाइफस्टाइल में, डाइट में हम लोग चेंजेस करके,
वेट कंट्रोल करके। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किडनी के बीमारी को बढ़ाने से रोकने के लिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट डाइट के ऊपर जब प्रश्न आता है तो उसमें डाइट में क्या करना चाहिए, तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स के लिए सॉल्ट कम लेना चाहिए, वेट अपना कंट्रोल करने के लिए शुगरी आइटम्स, फास्ट फूड्स, जंक फूड, ये सब अवॉइड करना चाहिए। प्रोटीन के ऊपर बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहते हैं कि प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। तो इसमें ये मैं बताना चाहूँगा कि प्रोटीन नहीं खाना नहीं है, जो डाइट हम लोग बोलते हैं वो है लो प्रोटीन डाइट, मतलब प्रोटीन कम होना चाहिए। और प्रोटीन बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर प्रोटीन बिल्कुल नहीं होगा तो हमारी जो मसल्स हैं वो कमज़ोर होंगी, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं, इम्यूनिटी है वो कम होगी, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, पेशेंट की ताकत कम रहेगी, तो डेली एक्टिविटीज़ काम वगैरह करने में उनको दिक्कत आएगी। तो इसलिए प्रोटीन नो प्रोटीन डाइट नहीं है, ये है लो प्रोटीन डाइट। और लो प्रोटीन जो हमारा इंडियन डाइट है वो जनरली लो प्रोटीन रहता है, और उसमें हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन पूरा प्रोटीन बंद नहीं करना चाहिए। जो लो प्रोटीन का डाइट का कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे लोग जनरली काफ़ी नॉनवेज खाते हैं, डेली नॉनवेज इंटेक रहता है, तो वहाँ पे प्रोटीन कम करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। हमारे इंडियन डाइट में थोड़े चेंजेस करके कम प्रोटीन का इंटेक कंटिन्यू रखना चाहिए। और फाइनली अगर ग्रेजुअली किसी की किडनी पूरी तरह डैमेज हो जाए तो आगे लोगों को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के बारे में फिर सोचना पड़ता है। और कई लोग डायलिसिस से बहुत डरते हैं, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव चीज़ें सुनी रहती हैं, लेकिन हर नेगेटिव के लिए सैकड़ों दूसरे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छी लाइफ कंटिन्यू करते हैं डायलिसिस पे, इवन अपने काम पे जाते हैं, अपना बिजनेस देखते हैं, और आके डायलिसिस करके खुद ही अपनी गाड़ी चला के जाते हैं। तो डायलिसिस के ऊपर बेस्ट ऑप्शन इस सिचुएशन में ट्रांसप्लांट होता है। अब ट्रांसप्लांट में किडनी जो है वो दो साइड से होती है, एक तो लिविंग डोनर से दे सकते हैं, जनरली फैमिली से कोई रिलेशन में हो, आइडियली ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। लेकिन आजकल जो ब्लड ग्रुप अगर मैच नहीं भी होता है तो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है स्पेशल टेस्ट्स और स्पेशल प्रोसीजर्स के बाद। तो आजकल ब्लड ग्रुप इतना महत्व नहीं रखता है, लेकिन खर्च थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है जब ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है। और अगर फैमिली में कोई डोनर नहीं रहता है तो दूसरा ऑप्शन रहता है कि जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रेन डेड, जो डोनेट करते हैं किसी एक्सीडेंट में या ब्रेन में ब्लीडिंग होने के बाद जो ऑर्गन्स डोनेट करते हैं, तो उन ऑर्गन्स को भी किडनी में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। हालांकि इट बेस्ट रहता है अगर कोई फैमिली में डोनर हो, क्योंकि मैचिंग के चांसेस अच्छे रहते हैं और पूरी तैयारी के साथ हो सकता है। बट वो ना रहे तो नेक्स्ट ऑप्शन ये ब्रेन डेड पेशेंट्स के जो डोनेशंस होते हैं तो उसके लिए रजिस्टर करके कर सकते हैं। थैंक यू।